नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस थ्योरी को भाई नोबेल प्राइज मिला हुआ है, यानी आइंस्टीन को इसी थ्योरी के लिए 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। और कोई भी थ्योरी अगर उसमें किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है और वो आपके सिलेबस में भी है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उससे क्वेश्चन न आया हो। तो इसलिए एक बात तो पक्का है, गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए आज का ये टॉपिक, आज का ये लेक्चर हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के इस लेक्चर में हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक आसान भाषा में और इसका एक कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसलिए फटाफट से कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले हमें एक और थ्योरी समझनी पड़ेगी, उसका नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्योंकि आइंस्टीन ने इसी थ्योरी की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई प्लैंक क्वांटम थ्योरी होती क्या है। बहुत ही सिंपल है, मतलब प्राइमरी लेवल में बहुत सिंपल है, यानी जितना हमें चाहिए हम उतना ही पढ़ेंगे। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्वांटम थ्योरी क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना आइंस्टीन को जरूरत है, ठीक है। तो प्लैंक ने 1900 में एक बड़ी ही खतरनाक बात बोली। उन्होंने ये बोला कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उससे पहले यानी 1900 से पहले, 1900 से पहले पूरी साइंटिस्ट की सोसाइटी, पूरे सब के सब साइंटिस्ट ये मानते थे एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। यानी अगर रेडिएशन है, अगर कहीं से लाइट आ रही है तो किसके फॉर्म में आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है। और वेव क्या है, एक कंटिन्यूअस नेचर ऑफ एनर्जी है, या बोलते हैं कंटिन्यूअस नेचर ऑफ रेडिएशन है। लेकिन 1900 में मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार ये बोला कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, मान लिया मेरे पास एक एनर्जी 1 जूल है, मतलब कहीं से एनर्जी 1 जूल एनर्जी निकल रही है, फिर वहां से 2 जूल एनर्जी निकल रही है। तो 1 और 2 के बीच में कितनी वैल्यू लाई करेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू लाई करेंगी। तो उन सारी वैल्यू के लिए एनर्जी मेरे पास होगी। ये कैसा नेचर हो गया, कंटिन्यूअस नेचर। यानी इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं, तो उन सारे नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, डिस्क्रीट एनर्जी की बात करें, तो डिस्क्रीटनेस का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी या तो 1 जूल है, या फिर 2 जूल है, या फिर 3 जूल है, या फिर 4 जूल है। इनके बीच में जो नंबर लाई कर रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये कैसा हुआ भाई, डिस्क्रीट नेचर। ये कैसा नेचर हुआ कि इनके बीच में जितने नंबर लाई कर रहे हैं उन सब के लिए भी मुझे एनर्जी देखने को मिलेगी। ये कैसा नेचर हुआ, कंटिन्यूअस नेचर। और ये कैसा नेचर हुआ भाई, डिस्क्रीट नेचर हुआ। तो सबसे पहली बार 1900 में मैक्स प्लैंक ने ये बोला कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिस्क्रीट होती है। अब जो लाइट है वो भी कैसी है भाई, वो भी तो, लाइट भी तो क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। अब जरा समझो इस तरह से, हमने क्या बोला था कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अगर मेरे पास ये क्या है, एक प्लेट है, किसकी प्लेट है, मेटल प्लेट है, और इस मेटल प्लेट में यहां से रेडिएशन आ रहा है। ये रेडिएशन कैसा रेडिएशन है, अगर मैं वेव बोल रहा हूं इसको, तो ये कैसा रेडिएशन है, एक कंटिन्यूअस रेडिएशन है। लेकिन प्लैंक ने कहा नहीं भाई, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये वेव जैसा यहां पर होता ही नहीं है। यहां पर इस तरह से बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, इस तरह से बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, या बोल सकते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। यानी पैकेट ऑफ एनर्जी इस तरह से यूं करके इस मेटल सरफेस में इंसिडेंट हो रहे होंगे। वेव थ्योरी क्या कहती है कि भाई इस तरह से रेडिएशन कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा होगा। प्लैंक ने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है, तो प्लैंक ने बोला एनर्जी इस तरह से छोटे छोटे बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। जो रेडिएशन है वो इस तरह से बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ये लाइन ध्यान सुनना आप,
क्या बोला प्लैंक ने? प्लैंक ने ये बोला कि ये जो रेडिएशन है जो यहाँ से निकल रहा है, माना यहाँ पर एक क्या है मेरे पास, सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से जो रेडिएशन निकल रहा है वो वेव के फॉर्म में नहीं आ रहा है, वो छोटे 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 बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, एक बंडल ऑफ एनर्जी है। ये क्या है भाई, बंडल ऑफ एनर्जी है, या इसी को क्या बोला उन्होंने, पैकेट ऑफ एनर्जी बोला। क्या बोला? पैकेट ऑफ एनर्जी बोला। जो मेरे पास रेडिएशन है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? बंडल ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और हर पैकेट की कुछ एनर्जी होती है। जैसे ये मेरे पास रेडिएशन यहां से आ रहा है, माना इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तब ये जो मेरे पास एक बंडल है, इस एक बंडल की जो एनर्जी होगी वो h न्यू के बराबर होगी। यानी एनर्जी ऑफ ईच बंडल विल बी इक्वल टू h न्यू, जहां h क्या है भाई, h है मेरे पास क्या, प्लैंक कांस्टेंट, जो कि अगेन किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड के बराबर होती है। जूल सेकंड एनर्जी क्या होती है, यूनिट जूल, और ये मेरे पास क्या है इधर पे फ्रीक्वेंसी है, इसकी क्या होती है सेकंड इनवर्स, ये नीचे आएगा सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जूल सेकंड। तो दिस इज यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो क्या बोला है भाई, दोबारा समझते हैं। प्लैंक ने ये बोला कि जो रेडिएशन है वो बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर यहां से यहां रेडिएशन आ रहा है तो किसके फॉर्म में आ रहा होगा, बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आ रहा होगा। और हर बंडल की जो एनर्जी होगी या हर पैकेट की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, h न्यू के बराबर होगी, जहां h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और जो न्यू है वो मेरे पास क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। जो न्यू है वो मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अब प्लैंक ने कहा कि भाई बंडल ऑफ एनर्जी मैंने बोल दिया या पैकेट ऑफ एनर्जी मैंने बोल दिया, जिनकी एनर्जी कितनी है, h न्यू है। अब एक काम करते हैं, इनका कुछ नाम रख देते हैं। इन्हीं बंडल ऑफ एनर्जी को या पैकेट ऑफ एनर्जी को प्लैंक ने बोला क्या, फोटोन। क्या बोला इनको, फोटोन बोला। यानी जो रेडिएशन है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता है, वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है भाई, वो फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ऐसा किसका कहना था, ऐसा प्लैंक का कहना था। प्लैंक का क्या कहना था कि जो मेरे पास रेडिएशन है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और हर फोटोन की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, h न्यू के बराबर होती है, जहां h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहां पर उन्होंने फोटोन के बारे में कुछ कमेंट किया। पहला कमेंट तो ये बोला कि जो भाई मेरे पास फोटोन है ना, उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, ऑफ कोर्स लाइट की स्पीड के बराबर होगी। तो फोटोन की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर होती है, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। यानी जिस स्पीड से रेडिएशन चल रहा है उसी स्पीड से तो क्या चलेगा, फोटोन चलेगा, क्योंकि रेडिएशन क्या है, फोटोन ही तो है। तो फोटोन की स्पीड कितनी हो जाएगी इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। दूसरा ये बोला कि भाई इसका मास कितना होता है, मास ऑफ फोटोन, वो भी कौन सा मास, रेस्ट मास। जब फोटोन कहां पर है, रेस्ट पर है, तब इसका मास कितना होगा। तो प्लैंक ने बोला फोटोन का रेस्ट मास होता है भाई हमारे पास कितना, 0। यानी अगर मेरे पास एक फोटोन है जो कि रेस्ट में है तब उसका कोई मास नहीं होता है, वो मास लेस होता है, यानी उसका मास कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, एक फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गए। एक स्पीड ऑफ फोटोन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में, दूसरा मास ऑफ, वो भी कौन सा मास, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद है क्या यहाँ पर, रिलेटिविस्टिक मास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा मास भाई, रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन। रिलेटिविस्टिक मास का मतलब क्या हुआ, यानी जब फोटोन एक बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और वो कर ही रहा है, लाइट की स्पीड ट्रेवल कर रहा है, और जब ये फोटोन लाइट की स्पीड ट्रेवल करेगा तब इसका कुछ मास होगा। और वो मास कितना होगा पता है आपको, कहां से लाएगा, आइंस्टीन की इक्वेशन, दिस मास विल बी इक्वल टू c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c² इक्वल टू हो जाएगा कितना, सॉरी m इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस मास, दिस रिलेटिविस्टिक मास m विल बी इक्वल टू e डिवाइडेड बाई c²। ये कहां से निकल के आया, सिंस वी नो दैट e इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है, तो यहां से m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू e डिवाइडेड बाई c²। जो e डिवाइडेड बाई c² है वो क्या है भाई, इसका रिलेटिविस्टिक मास है।
तो रिलेटिविस्टिक मास ऑफ, रिलेटिविटी क्या होता है भाई ये सॉरी, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन कितना होता है, E/c² के बराबर होता है, जहां c क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन है। ये वाला अगर दिमाग में घुस रही है, ठीक हो गया। अगर घुस गई तो अगर इसके पास कुछ मास है तो कुछ मोमेंटम भी होगा, तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कितना हो जाएगा, यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो मोमेंटम ऑफ फोटोन बताओ कितना होगा। दिस मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू, क्या होता है मोमेंटम इक्वल टू m इंटू सी हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है, और इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, c है, तो m इंटू सी आ गया। m इक्वल टू ये दे रखा है मेरे को, m इक्वल टू कितना देखो, m इक्वल टू है E/c² इंटू कितना आया, c आया, c से ये c चला गया, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना आ गया, E/c आ गया। c E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, h है। तो यहाँ से मैं मोमेंटम ऑफ फोटोन P इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, E की जगह रख दूंगा मैं h अपॉन में कितना आ गया, h और अपॉन में कितना आ गया, c आ गया। और न्यू अपॉन c क्या होता है, देखो एक चीज हमने पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, जो मेरे पास वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टी के बराबर होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास कितना, लैम्डा, और अपॉन में कितना आ गया, t आ गया। 1/t क्या होता है, न्यू होता है, तो दिस इज c इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू c अपॉन न्यू। तो अगर मैं यहाँ c अपॉन न्यू निकालूं तो p इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन, इस न्यू को नीचे ले आऊंगा तो c अपॉन न्यू हो जाएगा ये, और c अपॉन न्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा, तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है, h अपॉन लैम्डा होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं किसके बारे में, वही फोटोन के बारे में। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझना है, लिखा मैंने यहाँ पहले से है, ठीक है, ये मजदूरी मैंने कर रखी है, आपको सिर्फ इसको नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो ये थ्योरी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फटाफट से हमने हेडिंग का डालनी है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले प्लैंक ने क्या बोला था वो लिख लेते हैं। तो क्या बोला प्लैंक ने, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक लाइट रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटोन, यानी जिस फोटोन की यहाँ बात हो रही है, बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिस्क्रीट फोटोन, द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h न्यू। ईच फोटोन की एनर्जी कितनी होगी भाई, h न्यू के बराबर होगी। हेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होती है। और न्यू क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, जो रेडिएशन पड़ रहा है वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है। उसके बाद क्या बोला हमने, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, जो कि सिंपल सी बात होगी। फिर हमने क्या बोला, फोटोन ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। फिर हमने एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करी, जो कितना होता है h न्यू के बराबर, जो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करी, जो कितना होता है भाई h अपॉन लैम्डा होता है। जो कैसे आया भाई, ऐसे आया, कुछ कैलकुलेशन करी हमने, उस कैलकुलेशन निकल के आया क्या, मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू h डिवाइडेड बाई लैम्डा। h न्यू क्या होता है, h डिवाइडेड बाई लैम्डा। या फिर उसको आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हो, कैसे, h न्यू बाई सी भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको, h न्यू बाई सी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी का टर्म में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वेवलेंथ का टर्म में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगेन h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नंबर ऑफ फोटोन में क्या रिलेशन होता है। तो एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पर कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, वो किससे रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं ये बोलूं मैंने यहाँ पर 10 वॉट का बल्ब लगा रखा, कितने वॉट का, 10 वॉट का मैंने बल्ब लगा रखा है, तो मैंने अज्यूम कर लिया इस केस में पर यूनिट एरिया में पर सेकंड 10 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, 10 फोटोन पर यूनिट एरिया में, जब मेरे पास बल्ब कितना है 10 वॉट का है। अगर मैं बल्ब को 20 वॉट का कर दूंगा तो अब नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे, उसी एरिया में ट्वाइस हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी 20 फोटोन इंसिडेंट करेंगे पर यूनिट एरिया में, ठीक है, और पर यूनिट टाइम में। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या बोला यहाँ से, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, क्योंकि आगे जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे वहां पर ये यूज होगी। ठीक है, जब लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये लाइन वहां पर इंपॉर्टेंट आपको याद पता होना चाहिए कि भाई जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। अब हम काबिल हो गए हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के, तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी। आप चाहो तो इस पूरे बोर्ड का जो अभी तक हमने लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और हिंट डालो क्या, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप इसका काम हो गया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। समझेंगे जरा आइंस्टीन ने क्या बोला। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई, क्या बोला आइंस्टीन ने, जरा समझना बात को। मान लो इस तरह से मेरे पास क्या एक मेटल सरफेस है, या एक मेटल की मेरे पास एक प्लेट है, एक मेटल सरफेस या एक मेटल प्लेट है। ठीक है, तो दिस इज मेटल प्लेट। ठीक, अब अगर आपने कल का लेक्चर देखा हुआ है, कल की क्लास ली हुई है, हमने वहां पर एक टर्म डिफाइन किया था जिसको हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हमने जिस मटेरियल का प्लेट यहाँ पर ले रखा है उस मटेरियल के अकॉर्डिंग जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। मान लो इस टाइप के मटेरियल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी है, न्यू नॉट है। तो जो न्यू नॉट है यहाँ पर ये क्या है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जो न्यू नॉट है मेरी वो क्या है, इस मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब जरा समझना, अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो या तो इसके बराबर होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई तब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, यानी तब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर या न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ओके, मान लो यहां मैंने क्या लगाया, एक सोर्स ऑफ लाइट लगाया इस तरह से। हम कौन सी थ्योरी लगाएंगे, हम थ्योरी लगाएंगे प्लैंक थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी लगाएंगे। तो कल क्या हो रहा था, यहां से ऐसे वेव आ रही थी, ऐसे क्या आ रही थी, यहां से वेव आ रही थी। लेकिन आज के इस लेक्चर में या आज की इस थ्योरी में ऐसे वेव नहीं आएगी। तो भाई क्या आएगा, यहां पर आएगा क्या, फोटोन। क्या आएंगे, यहां से फोटोन आएंगे। तो अगर मैं मान लूं कि भाई यहां से जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। पहले एक स्पेशल के डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे आगे चलकर। मैंने बोला कि भाई यहां से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट है, यानी जो यहां से फोटोन आ रहे होंगे, ये फोटोन आया इस तरह से। आइंस्टीन ने ये बोला कि जैसे ये फोटोन जिनकी एनर्जी कितनी होगी, इस केस में इन फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है भाई, एच न्यू नॉट के बराबर होगी। बिकॉज फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू नॉट के बराबर होगी। अब यहां पर मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब आइंस्टीन ने ये बोला कि ये जैसे ये फोटोन यहां से चलता हुआ ऐसे आता हुआ इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट में आएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन से जैसे ये टकराएगा, टकराते ही ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेगा और उस एनर्जी को खर्च करेगा। कहां खर्च करेगा, यहां से बाहर निकलने में खर्च करेगा। कहां खर्च करेगा भाई, यहां से बाहर निकलने में उस एनर्जी को खर्च करेगा जिस एनर्जी का फोटोन यहां से आ रहा था। क्या होगा, फोटोन आया यहां से, ऊपर से फोटोन आया और मेटल की सरफेस पर पड़ा। जैसे ही पड़ा इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा और उसको भी खर्च करेगा। कहां खर्च करेगा, यहां से बाहर निकलने में खर्च करेगा। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, जब इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर है, यानी कहने का मतलब किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तब यहां पर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला और निकलकर सरफेस पर आके बैठ गया, आगे की ओर मूव नहीं किया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम डिफाइन करने वाले, जरा समझना क्या हुआ। इस टाइम पर जब इसकी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, तो यहां से फोटोन आया, वो फोटोन इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन के साथ उसने इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी ली और फिर उस एनर्जी को खर्च किया। कहां खर्च किया, इस मेटल की सरफेस से बाहर निकलने में खर्च किया। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इलेक्ट्रॉन खाली यहां से बाहर निकला और फिर सरफेस पर आके बैठ गया। माना ये मेटल सरफेस है,
इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला और निकल के जस्ट उसी के ऊपर बैठ गया, यानी उसी सरफेस पे बैठ गया, आगे की ओर मूव नहीं किया। यानी इस समय इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी से देनी पड़ी? इतनी एनर्जी देनी पड़ी, यानी इस फोटोन के बराबर एनर्जी देनी पड़ी। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? भाई इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं ये बोलूं कि यहां से आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट हो जाए, अगर यहां से आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए, मैं चाहे इसमें कितने ही फोटोन गिरा दूं, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें उसे मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी h न्यू नॉट के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि दो फोटोन मिलकर बाहर निकालेंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन को, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि भाई फ्रीक्वेंसी कम है तो हमको इतनी एनर्जी चाहिए, तो एक एच न्यू फिर एक दूसरा एच न्यू, दोनों मिलकर लगभग कितने हो जाएंगे? एच न्यू नॉट के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। और अगर उस फोटोन को, उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकालना है, तब उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। यानी यहां से एक रेडिएशन आया जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर है, इस इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाला, यानी इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकालने के लिए उसे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। अब यहां पर टर्म की बात आती है, एक टर्म डिफाइन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है इस टर्म से। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। एक टर्म हम डिफाइन करेंगे यहां पर, क्या? वर्क फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। हिंट डालो क्या इस तरह से, वर्क फंक्शन। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो बाकी की चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। वर्क फंक्शन क्या है भाई? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो लिख के चलेंगे यहां पर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस is called वर्क फंक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। किससे दिखाते हैं हम इसको? फाई से दिखाते हैं। बताओ भाई, अगर इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तब इस मेटल के इलेक्ट्रॉन के लिए जो वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू कितनी होगी? कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको? इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है भाई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वी कैन से फॉर्मूला। ठीक है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूमेरिकल में अगर ये समझ में आया तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर ये चीज समझ नहीं आ रखी है तो न्यूमेरिकल में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हो सकता है इसको रट लो, लेकिन समझ नहीं आ रखा है तो न्यूमेरिकल में दम तोड़ दोगे। ठीक है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है भाई वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू जस्ट इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। जस्ट इसलिए बोला क्योंकि जस्ट बाहर निकल रहा है, हाई को चल नहीं रहा है। अगर चलेगा तो फिर वो अलग एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? जस्ट इसको यहां से बाहर निकालना है और यहां पर रख देना है। उस समय जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो एक स्पेशल केस हमने डिफाइन किया, जब यहां से आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नॉट के बराबर है। ये तो हमने क्या किया? एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। ठीक है, अब यहां पर इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर यहां से आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर न्यू नॉट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होने का। लेकिन अगर न्यू नॉट से ज्यादा होगी तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तब हम किस तरह से यहां पर इक्वेशन लिखेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड केस नहीं, इसी में आगे लिखते हैं कि अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा हो तो क्या होगा?
अब यहाँ से आइंस्टीन का असली खेल शुरू होता है कि भाई तो क्या होगा, समझना जरा। और एक एक करके कैसे वो जो हमने कल पढ़े थे ना लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनको एक्सप्लेन करेंगे आइंस्टीन चचा हमारे। देखो जरा अगेन इस तरह से क्या ले लो, एक मेटल सरफेस ले लो। ये मेरे पास क्या है भाई, एक मेटल सरफेस है या मेटल प्लेट है। तो हियर वी हैव ए मेटल प्लेट। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कितनी, न्यू नॉट के बराबर। बिकॉज अलग अलग मेटल के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, कहीं टैटू करा लो, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल में ये आपको चकमा दे सकता है। ठीक है, यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया, सोर्स ऑफ रेडिएशन लगा दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है। और जो न्यू है वो न्यू नॉट से ज़्यादा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, श्योर बात है। बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अब यहाँ से क्या आएंगे, फोटोन आएंगे। और हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू के बराबर होगी। तो फोटोन यहाँ से आया, माना एक फोटोन क्या किया, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये फोटोन इसकी सारी की सारी एनर्जी को ले लेगा। तो इस केस में एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है भाई बताओ, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन ये है हमारे पास कितना, एच न्यू के बराबर। जहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, जो कि ग्रेटर देन न्यू नॉट है। ठीक है, ये फोटोन क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को लेगा। यानी अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू के पास एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन को उसे खर्च करना है, कहां कहां खर्च करेगा, एक बात तो श्योर है, पहला खर्च कहां करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर आने में खर्च होगा। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो कुछ एनर्जी कहां यूज करेगा, वो वर्क फंक्शन के फॉर्म में यूज करेगा। यानी कुछ एनर्जी कहां खर्च होगी, वर्क फंक्शन के फॉर्म में खर्च होगी। यानी कुछ एनर्जी कहां खर्च होगी, वर्क फंक्शन के फॉर्म में खर्च होगी। और वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, फाई। यानी फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच न्यू नॉट। यानी इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी, इसमें से इतनी एनर्जी खर्च हो गई। कितनी एनर्जी, एच न्यू नॉट के बराबर एनर्जी खर्च होगी। अब जो न्यू नॉट है वो न्यू से क्या है, छोटा है, यानी कुछ एनर्जी और बची। अब जो बची हुई एनर्जी है वो कहां जाएगी, उस बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जितनी एनर्जी बच गई। ये बात समझ में आई आपको। तो वही एनर्जी है जिसकी वजह से कल इलेक्ट्रॉन उस वैक्यूम ट्यूब में दौड़ रहे थे, या वहां पर एक सर्किट को कंप्लीट कर रहे थे। क्या बोला मैंने, यहां से एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी एच न्यू है। जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी खर्च करी, कहां पर, यहां से बाहर निकलने में। कितनी एनर्जी खर्च हुई भाई, फाई के बराबर एनर्जी खर्च हो गई। यानी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च हो गई। अब जो बची हुई एनर्जी, ऑफ कोर्स कुछ एनर्जी बच गई होगी, क्योंकि जो न्यू है वो न्यू नॉट से ज्यादा है, तो कुछ एनर्जी क्या होगी, बच गई। अब बची हुई एनर्जी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। और जब दौड़ रहा है तो उसके बाद कौन सी एनर्जी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी अपीयर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज काइनेटिक, इलेक्ट्रॉन है ये, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा, बची हुई एनर्जी है, कितनी थी, इतनी, इतनी खर्च होगी, बची हुई एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा ये, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। या फिर थोड़ा सा और अच्छे से पहले थ्योरी लिख लें, तो थ्योरी में क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा मेरे पास क्या, वर्क फंक्शन। तो माइनस क्या आ जाएगा यहां पर, वर्क फंक्शन। तो यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं, बिकॉज यही तो उसके बाद एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर होगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो के मैक्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो कितना है एच न्यू है, माइनस वर्क फंक्शन कितना है मेरे पास फाई के बराबर है, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात समझ में आई ना कैसे मैंने इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा। यहाँ क्या लिखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किस बराबर होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है वो कहाँ से बाहर निकल रहा है सरफेस से बाहर निकल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन सरफेस में होते हैं उनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। क्यों होती है सबसे कम? क्योंकि उनको बाहर निकालना सबसे आसान होता है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से वाले होंगे सरफेस वाले ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है उसको मैंने क्या लिखा है के मैक्स लिखा है, यानी यही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो के मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एच न्यू माइनस फाई आ जाएगा। अब फाई की वैल्यू पुट कर दो या फिर उससे पहले इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके नीचे लिख देना आप दिस इज वेल नोन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करो थोड़ा, इसको हम सजा के लिख सकते हैं। तो ये हो गया ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, फिर लिखो इसमें चलो भाई इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये 5 है, 5 का लिख सकता हूं मैं एच न्यू नॉट लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास के मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं के मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू न्यू, दिस इज वी माइनस सो न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो सेट इज सम इक्वेशन नंबर, यहीं से निकल कर रखा है, इसको 1a बोल दो। अब जरा समझना, ये मैक्स के मैक्स है, तो सिंस वी नो दैट के मैक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी मैक्स का स्क्वायर। एम क्या है भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स वी मैक्स क्या है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां से कभी कभी आपको ये इस फॉर्म में भी मिल सकता है हाफ ऑफ वी मैक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आपको इस फॉर्म में भी ये इक्वेशन देखने को मिल सकती है। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2a। अभी थोड़ी देर पहले हमने लेक्चर के फर्स्ट में एक चीज हमने डिफाइन की थी कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है भाई सी अपॉन लैम्डा होता है, अभी हमने पढ़ा था न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट, जहां लैम्डा नॉट क्या है बोलो बोलो बोलो, न्यू नॉट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो उठा के वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास हाफ ऑफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा एच न्यू, न्यू का मतलब सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन कितना आ जाएगा लैम्डा नॉट, दोनों से एच सी बाहर आ जाएगा। तो हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एच सी बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया भाई 1 अपॉन लैम्डा माइनस का कितना बच गया 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो अगेन दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको भी क्या कर देंगे हम इस तरह से स्टार लगा देंगे। आपसे कोई भी इक्वेशन पूछ सकता है या फिर किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। आपको सारे याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ये याद करना है या फिर आपको इक्वेशन नंबर 1a याद करनी है। तो ये याद कर लो या ये याद कर लो या फिर ये याद कर लो, लेकिन आपको आपके अंदर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जब वहां न्यूमेरिकल करो तो अपने आप ये इक्वेशन लिख जानी चाहिए, अपने आप ये इक्वेशन दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर पढ़ी, चाहे वो इक्वेशन 1a हो 2a हो या फिर इक्वेशन नंबर 1 हो, कैसे आइंस्टीन ने इन इक्वेशंस की हेल्प से या फिर अपनी इस पूरी थ्योरी की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, या बोल सकते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब एक एक करके समझते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
नेक्स्ट हेड डालो, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब जरा समझना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट, या फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ऐसा क्यों है इसके हेल्प से समझते हैं। जो आज हमने यहाँ पर ये पूरी थ्योरी पढ़ी, इस थ्योरी के हेल्प से समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमने पढ़ा, क्लियर है इतनी बात। और फिर हमने ये भी बोला कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो इसका मतलब अगर एक सेकंड में किसी एक यूनिट एरिया में 10 फोटोन गिर रहे हैं तो वहां से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम लिखो, बिकॉज अगर एरिया फिक्स हो गया तो एरिया हटा दो अब। तो पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब एक चीज हमको पता है कि जो करंट होती है, जो फोटो करंट होती है, फोटो करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड। होगा नहीं होगा? तो फोटो करंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। ठीक, अब अगर करंट इसके प्रोपोर्शनल है तो ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन अवर फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल सी बातें नहीं है, दोबारा समझाऊं? आई थिंक जरूरत तो नहीं है। देखो सुन लो एक बार, क्या बोला हमने कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने? इंटेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के बराबर, मतलब प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, जो कि इसमें कोई हमको दोहराई नहीं है, ऐसा होता है। फिर यहां पर क्या होगा? हमने क्या पढ़ा हुआ है? जो फोटो करंट है किसके प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। यानी जो फोटो करंट हो किसके प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। और ये जो मेरे पास टर्म है किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन आवर फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बारी है किसकी? सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला है। क्या कहीं यहां पर इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन ऐसा कुछ टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1a और फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन k max equal to h nu minus h nu naught tell us kinetic energy या maximum kinetic energy of electron कौन से इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन does not depends upon intensity of radiation, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और एक्सपेरिमेंट में हमको यही देखने को मिला था कि वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तीसरा किस पर डिपेंड करता है भाई? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। साफ साफ दिख रहा है भाई, करता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड। ठीक, तो तीसरा लॉ क्या हो जाएगा? एंड यही लिख दो, तीसरा लॉ नहीं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है। तीसरा लॉ क्या है?
तीसरा लॉ है रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं ये बोलूं इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर न्यू क्या हो जाए, न्यू नॉट से छोटा हो जाए, देखो इस इक्वेशन में इफ दिस टर्म इज लेस देन दिस टर्म तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव, देन जो के मैक्स है दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, नहीं हो सकती भाई। काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो या तो न्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए या न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। यानी न्यू नॉट क्या है? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये एक क्वेश्चन को बताती है कि भाई अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो जस्ट बाहर निकलेगा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो बाहर भी निकलेगा और दौड़ेगा भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? थर्ड लॉ हो गया। तो फोर्थ लॉ क्या है भाई? फोर्थ लॉ था क्या था कि देयर इज नो टाइम लैग इन बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आइंस्टीन ने इसको कुछ इस तरह से समझाया, उसने ये बोला कि अगर मेरे पास ये मेटल सरफेस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से फोटोन आया, जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस फोटोन का टकराना और इस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना दोनों एक ही साथ होंगे। ऐसा क्यों होगा? आइंस्टीन ने ये बोला कि भाई यहाँ पर जो कोलिजन है ना वो इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। और फोटोन का इस पर टकराना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना दोनों सेम इवेंट होंगे, क्योंकि ये कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो यहां पर हम फोर्थ लॉ में लिखो, यहां पर लाइन लिख कर चलना कि कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक कोलिजन, सो इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम इवेंट। दोनों क्या है? एक ही इवेंट है, दोनों इवेंट एक ही टाइम पर हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट देयर इज नो टाइम लैग इन बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है? फोर्थ लॉ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके के चार लॉ को यहां पर हमने इस आइंस्टीन थ्योरी की हेल्प से थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर लिया। कल हमने कैसे देखा था? एक्सपेरिमेंटली। अब वो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, मैथमेटिकली या फिर थ्योरेटिकली। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। कभी कभी कुछ और चीजें यहाँ पर पूछ लेता है, वो चीजें क्या है हमारे पास, जरा समझेंगे। कभी पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ ड्रॉ करो। कैसा ग्राफ आएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो यहाँ मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और यहाँ मेरे पास क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी है। इक्वेशन क्या है मेरे पास? के मैक्स इक्वल टू कितना है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, देखो एक चीज पता चल रही है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कैसे, ये पूरी चीज कांस्टेंट है किसी भी एक मटेरियल के लिए। वेरी क्या कर रहा है? न्यू कर रहा है और ये कर रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो कैसी इक्वेशन आएगी, सॉरी कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि न्यू इक्वल टू कितना है? न्यू नॉट है, तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पर के मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज ये भी न्यू नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 0। अगर मैं ये बोलूँ न्यू इक्वल टू 0 तो यहाँ मेरे पास के मैक्स इक्वल टू कितना होगा? माइनस का एच न्यू नॉट, जो कि नेगेटिव हो नहीं सकता। तो दो पॉइंट मुझे मिल गए। एक पॉइंट क्या है? ये है। एक पॉइंट ही क्या है? ये है। और ग्राफ बन जाएगा फिर। अब तो जब न्यू की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? माइनस का एच न्यू नॉट के बराबर है। जब न्यू की वैल्यू कितनी है? न्यू नॉट है, माना यहाँ पर न्यू नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों को मिला दो इस तरह से, तो ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। तो दिस इज ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ऐसे कभी कोई ग्राफ पूछता है किसके बीच?
थ्रेशोल्ड नहीं, कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच। देखो कल हमने एक टर्म पढ़ा था कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? दिस इज वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन विच हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितने नेगेटिव पोटेंशियल की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और वहां से हमने एक क्वेश्चन लिखी थी क्या? के मैक्स, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है, के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है, के मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई वी नॉट आ जाएगा। और दिस विल बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको? मैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू अपॉन कितना आ गया? ई आ गया। तो अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो कैसी इक्वेशन आएगी? कुछ इस तरह से अगेन मेरे पास ग्राफ आएगा। यहाँ मेरे पास क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ क्या है? फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह न्यू नॉट रखूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यू नॉट पर वी नॉट कितना है? 0 है। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? व्हेन न्यू इज 0 देन वी नॉट इक्वल टू माइनस का एच न्यू नॉट अपॉन सी यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट मिल गए मेरे को। और ग्राफ कैसा आ जाएगा भाई? इस टाइप से ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इसका स्लोप कितना होगा? कैसे निकालोगे? स्ट्रेट लाइन है, कंपेयर कर दो। एक्स की जगह ये है, सी की जगह ये है, वाई की जगह ये है, एम की जगह ये है। एम ही क्या होता है? स्लोप होता है। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप इक्वल टू कितना आ जाएगा? एच अपॉन ई आ जाएगा। स्लोप इक्वल टू कितना आ जाएगा? एच अपॉन ई आ जाएगा। स्लोप इक्वल टू कितना आ जाएगा? एच अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई तो होमवर्क है आपके लिए, इसका स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? के मैक्स और वी के बीच जो ग्राफ हमने खींच रखा है, सॉरी वी नहीं, क्या है, न्यू के बीच जो ग्राफ खींच रखा है उसका स्लोप क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इतनी बात? ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझना आप, दैट इज यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो होती क्या? जूल होती है। अगर मैं यूनिट देखूं, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट इज इन जूल। क्या होगी? जूल होगी। क्या होगी भाई? जूल होगी। ठीक है, लेकिन इसकी एक और यूनिट होती है, वो कहां से निकल के आएगी? इधर से निकल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। एक और यूनिट होती है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये न्यूमेरिकल में आपका काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो हमेशा किसमें दी होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी होगी। तो इसलिए आपको ये टर्म याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। ठीक है बात नहीं? ओके, इतनी बात ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम इसके पहले क्वेश्चन कर लेंगे या फिर उससे पहले हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो कि अगेन एक नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरी है। तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा प्यार बांटो। ठीक है, ओके, मैं ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।